نہ यूएई से इन्वेस्टमेंट आई, ना कतर से आई, ना कोई और कारोबारी बंदा है, आ भी नहीं सकता ना बिजनेस जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। भाई बात तो यह है कि डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने ठीक कहा है कि जो शरीफ खानदान अपने बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज को कायल नहीं कर सका कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, तो वो दुनिया के कारोबारी अफराद को, मुल्कों को कैसे कायल कर सकते हैं कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करो। अदालतें एग्जिस्ट नहीं करती, या अफरीदी साहब कुछ नहीं कर रहे। तो अब आप मुझे बताएं कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं, वो अगर अमेरिका की तरफ ना देखें तो क्या करें। तो अमेरिका से जो ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हुआ है, ये हुकूमत के लिए मैं तो इसको बहुत खतरनाक देख रहा हूँ। कानून ये कहता है कि 180 दिनों के अंदर अंदर जो है वो फैसला होना चाहिए था इलेक्शन पिटीशंस का। अभी तक पंजाब में कोई उस तरह से फैसला नहीं हुआ, कोई एक सीट पीटीआई को वापस नहीं मिली, बल्कि काजी फैज ईसा जैसा जो घटिया इंसान था, घटिया शख्स था, उसने रिकाउंट के नाम पे सीटें छीनी। उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया, उस पे काजी ने अमल दरामद नहीं होने दिया। इमरान खान के इस वक्त आखिर क्या मुतालबात हैं? पहले इमरान खान का यह है कि 9 मई के ऊपर आजादाना कमीशन बना दें। दूसरा इमरान खान का है 26 नवंबर पे कमीशन बना दें। तीसरा यह है कि 8 फरवरी के ऊपर कमीशन बना दें। Hello everyone, you're watching Front Foot Podcast and I'm your host खुशबू। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सदीक जान। उनसे कुछ करेंगे सवालात और कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ अंदर की खबरें ले सकें। तो चलिए वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। वेलकम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि रिजिड और अहम अस्करी ओहदेदारान की जानिब से जो ट्वीट्स आ रहे हैं कितने अहम हैं? देखें, इस वक्त अमेरिका से जो ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हुआ है, ये हुकूमत के लिए मैं तो इसको बहुत खतरनाक देख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान का जो इस वक्त निज़ाम है, इनको पाकिस्तान के अंदर से तो कोई परेशानी है नहीं। पाकिस्तान के अंदर से इस हद तक ये कॉन्फिडेंट हैं कि देखें 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो चोरी किया गया। लोगों ने 2 अक्सरियत इमरान खान को दी, लोगों ने मैंडेट इमरान खान को दिया, लेकिन हुकूमत दे दी गई 17 सीटर पार्टी को। जिसने 17 सीटें जीती उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, जिसने 27 सीटें जीती उनको सदर बना दिया गया। और जो कुछ इलेक्शन से पहले भी तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, इलेक्शन के दिन तक तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, वो भी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक जमात से उसका जो निशान है काजी फैज ईसा ने वो छीन लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। मेन लीडर जो है इमरान खान वो जेल में था, 3 उनको इमरान खान साहब को सजाएं हुई। जेल के अंदर जो फेयर ट्रायल का हक उनको नहीं दिया गया, और जजेस, सिलेक्टेड जजेस को लगाकर और फेयर ट्रायल के तकाजों को पामाल करते हुए इमरान खान को सजाएं दी गई। अदालतों से उनके खिलाफ फैसले करवाए गए, काजी फैज ईसा उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए, नून लीग को खुली छूट दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई, और ए और बी कैटेगरी की उनकी लीडरशिप नहीं थी। उनके लोगों के घरों पर छापे मारे गए, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, बर्बरियत, जज़ीदियत, फस्तायत की गई, ये सब कुछ किया गया। लेकिन फिर क्या हुआ? लोग 8 फरवरी को निकले, लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए, लोगों ने इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहा, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, लोगों ने 2 अक्सरियत इमरान खान को दे दी। लेकिन फिर क्या हुआ? 9 फरवरी को, 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात पूरा मैंडेट चोरी कर लिया गया। और उसके बाद आज तक कानून ये कहता है कि 180 दिनों के अंदर अंदर जो है वो फैसला होना चाहिए था इलेक्शन पिटीशंस का। अभी तक पंजाब में कोई उस तरह से फैसला नहीं हुआ, कोई एक सीट पीटीआई को वापस नहीं मिली, बल्कि काजी फैज ईसा जैसा जो घटिया इंसान था, घटिया शख्स था, उसने रिकाउंट के नाम पे सीटें छीनी। उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया, उस पे काजी ने अमल दरामद नहीं होने दिया, और उसके बाद अफरीदी साहब उस पे अमल दरामद नहीं होने दे रहे। और इलेक्शन कमीशन देखें, 8 फरवरी के इंतखाबात में हुकूमत, निगरान हुकूमत, निजाम, इदारे, इलेक्शन कमीशन, मीडिया सब एक तरफ थे, अकेला इमरान खान दूसरी तरफ था। और पाकिस्तानियों ने इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहा, इमरान खान को मैंडेट दिया, लेकिन क्या हुआ? वोट चोरी हो गया। अब बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर वोट के जरिए हुकूमत बनाने का हक लोगों से छीन लिया गया, वोट चोरी कर लिया गया। उस चोरी के मैंडेट की वापसी के लिए जो कानूनी रास्ते थे वो बंद कर दिए गए। लोग पुरअमन जिद्दोजहद के लिए निकले। 26 नवंबर को जो बर्बरियत हुई, पुरअमन जिद्दोजहद का रास्ता भी बंद कर दिया गया। अदालतें एग्जिस्ट नहीं करती, या अफरीदी साहब कुछ नहीं कर रहे। तो अब आप मुझे बताएं कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं, वो अगर अमेरिका की तरफ ना देखें तो क्या करें? वो अमेरिका की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि क्योंकि अमेरिका ने ही रजीम चेंज करवाया था, क्योंकि जो बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान के अंदर एक खिलवाड़ किया था, तो ट्रंप कहते हैं कि हमने जो है बाकी जो महाज खोले हुए बाकी मुल्कों में हमने उनको खत्म करना है, हमने अमेरिका पे फोकस करना है। तो इसलिए पाकिस्तान के लोग अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि अगर ट्रंप ये समझते हैं
کہ उन्होंने अमेरिका पे फोकस करना है और बाकी बाहर जो खिलवाड़ अमेरिका पहले करता है वो नहीं करना, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर ये चैप्टर क्लोज करें ना, कि जो यहाँ पे आपने चोरों, डाकुओं, लुटेरों को, 2 नंबर लोगों को आपने यहाँ पे मुसल्लत किया, तो ये चैप्टर क्लोज करें। ये है पाकिस्तान के लोगों की होप। और दूसरा जाहिर है पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पे उन्होंने इस शर्त पे जो बाइडन, इसको ट्रंप को वोट डाला कि वो जो बाइडन वाली जो हरकतें हैं पाकिस्तान के अंदर वो नहीं करेंगे। डोनाल्ड लू और डोनाल्ड ब्लूम ने जो चीजें की हैं वो बंद होंगी, वो वारदातें नहीं होंगी, इसलिए लोग देख रहे हैं। और अब जो ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हुआ है, मैं समझता हूं ये पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक है। आप देख लें, डोनाल्ड लू और डोनाल्ड ब्लूम के जाने की खबरों ने कितना परेशान कर रखा है इस हुकूमत को, ट्रंप की आमद ने कितना परेशान कर रखा है, कितने ये अरबों रुपए लगा रहे हैं कि किसी तरह से ट्रंप की कॉल करवा दी जाए या ट्रंप इनकी कॉल ले ले, ये जो है वो कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक इनकी कोशिश जो है वो नाकाम है। और अब रिचर्ड के ट्वीट का आना और एक ये जियो के जरिए उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होना और उसका रिएक्ट करना, मैं ये समझता हूं ये हुकूमत के लिए बहुत परेशान कुन खबरें, ये हुकूमत के लिए ठीक खबरें नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि कांपे टांग नहीं होंगी, घेरा इनके नजदीक तंग हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर से भी, पाकिस्तान के बाहर से भी, और इन्होंने हर चीज तबाह कर दी है। ये कहते थे कि इमरान खान ने सऊदी अरब से तल्लुकात तबाह कर दिए, तो जब से ये आए हैं 1 रुपए की बता दें इन्वेस्टमेंट आई हो, सिवाय इसके कि कोई 2 पेट्रोल पंप सऊदी अरब ने खोली हैं, एक इधर एम्बेसी रोड पे खुला हुआ है और इसके अलावा एक आधा और को खुला हुआ है। ये 2 को पेट्रोल पंप अमेरिका सऊदी अरब ने खोले हैं, उसके अलावा 1 टके की वो नहीं है। और एक साथ हमारे कुछ सहाफी मिलते हैं, तरले कर रहे हैं सऊदी अरब की अलबेक कोई का है फास्ट फूड का, उसकी कोई ब्रांचें शनाचे खोल दें। इसके अलावा 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब ने नहीं है इनकी। चाइना की बात की जाती थी, आप सहाफी की रिपोर्ट्स पढ़ लें कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान से कितना नाराज है, किस हद तक नाराज है। और सी पैक रुक गया है, सी पैक 2 को तो छोड़ें, फेज 2 को तो छोड़ें, फेज 1 बंद हो गया है। अब और कहीं से ना यूएई से इन्वेस्टमेंट आई, ना कतर से आई, ना कोई और कारोबारी बंदा है, आ भी नहीं सकता ना बिजनेस, जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। भाई बात तो यह है कि डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने ठीक कहा है कि जो शरीफ खानदान अपने बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज को कायल नहीं कर सका कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, तो वो दुनिया के कारोबारी अफराद को, मुल्कों को कैसे कायल कर सकते हैं कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करो, जब जिनका खानदान मुसल्लत है मुल्क के ऊपर, हसन नवाज, हुसैन नवाज, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। वो अपने बिजनेसेस बाहर उन्होंने खोले हुए हैं और अभी भी यहां से ये मोहसिन नकवी की फैमिली ने वहां पे दुबई में असासे जदादें बनाई, तो लगता नहीं है कि कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगी। और अब अमेरिकियों के जो ट्वीट्स हैं, मेरा ख्याल है कि कहां पे टांग रही हैं और मेरा ख्याल है कि इनके घबराने का वक्त जो है वो आ चुका है। शहबाज शरीफ की हुकूमत की हाथ में की बातें हो रही हैं, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए बात यह है कि जो कुछ 26 नवंबर को हुआ है ना, एक बात तो तय है कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है, इसके बाद ये हो नहीं सकता कि ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहे। पीटीआई ने इस वक्त कानूनी महाज पे जो जंग छेड़ दी है, उस जंग का कोई ना कोई अंजाम तो सामने आएगा, शॉर्ट टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म उसका यह आएगा कि इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करेगा, जैसे प्राइवेट कंप्लेंट उन्होंने दायर किया है, इस्तगासा उन्होंने दायर किया है, उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस मांगी हैं, वो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने पॉलिटिकल एंगेजमेंट की है। और मैं आपको बताऊं, एक है कानूनी जंग जो पीटीआई ने छेड़ दी है, इसका मुझे रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है, शॉर्ट टर्म में कुछ चीजें और ज्यादा चीजें लॉन्ग टर्म में। दूसरा जो होगा, वो जो पीटीआई ने एंगेजमेंट शुरू कर दी है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बड़े सरप्राइजेस देने जा रहा है, महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। और फिर इमरान खान साहब ने एक बड़ा कार्ड खेल दिया है, जब इमरान खान ने यह कहा है कि मैं जेल में अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मेंगल और साथ मौलाना फजल रहमान, इनसे मुलाकात करना चाहता हूं। इस वक्त हुकूमत के लिए हर तरफ से महाज खुल गए हैं कि आप अदालती महाज पे जो पीटीआई कर रही है उसको रोकना है, आपने पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को रोकना है, लोगों की जो नफरत है उसको आपने कम करना है, लोग जो इनके अगेंस्ट जो कुछ कर रहे हैं उसको रोकना है, जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है उसको रोकना है, जो इंटरनेशनल मीडिया कवरेज करके उसको रोकना है, जो अमेरिका से ट्वीट्स आ रहे हैं उनको काउंटर करना है। और इनके पास है कुछ नहीं। अब आप देखें, ये बात नुसरत जावेद साहब ने अपने प्रोग्राम में बताई है और मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में भी बताई है कि इसाक डार ने जब मुलाकात की जो पाकिस्तान में सफीर है मुख्तलिफ ममालिक के, उनको बताया कि 26 नवंबर को गोली नहीं चली। उन सफीरों ने वो नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि उनकी बात हुई उन सफीरों में से कुछ सफीरों के साथ, उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहा था, हमें इस पर एतबार नहीं है। और दुनिया भर में जो पाकिस्तानी सफीर हैं उनसे जब आप बात करते हैं, वो भी आपको यही बताते हैं कि हम दुनिया भर में जहां जहां जाकर उनको बता रहे हैं कि गोली नहीं चली, वो हमारी बात पे एतबार करने को तैयार नहीं है,
وہ ہم سے اتفاق نہیں کرتے. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ انتظار کیجئے 15-20 جنوری کا. وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ ٹرمپ آئے گا اور اس کے ریلیٹڈ, وہ تو چیزیں ہیں ہی ہیں. دیکھیں جب دسمبر کلوز ہوتا ہے تو جنوری میں رپورٹس آتی ہیں انٹرنیشنلی, پوری دنیا کے بڑے بڑے ادارے رپورٹ جاری کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, میڈیا کی آزادی کے حوالے سے, جمہوریت کے حوالے سے. جنوری میں ہر چوتھے دن ایک انٹرنیشنل رپورٹ آئے گی جس میں پاکستان کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ اس دور میں کیا ہوا ہے, کس طرح ہوا ہے, کس طرح سے شخصی آزادیاں سلب کی گئی ہیں, کیسے بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, کیسے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا ہے, کیسے میڈیا کے اوپر قدغنیں لگائی گئی ہیں, کیسے ہرمیت سنگھ, رضوان غلزئی, عبد القادر, وسیم ملک, مریم نواز خان اور ان ساروں پہ جو ہے وہ کیسز بنائے گئے ہیں, آصف بشیر چودھری سمیت. تو یہ ساری چیزیں آئیں گی. آپ دیکھیے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس حکومت کا جو سفر ہے وہ سیاسی قبرستان کی طرف جانے کا شروع ہو چکا ہے. کیا کپتان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تک کوئی ایسی شواہد نہیں ملتے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی مذاکرات چل رہے ہوں, کیونکہ دونوں طرف سے جو اس وقت بیانات ہیں وہ شدید ہو رہے ہیں. عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں, کل بھی جنرل ڈائر اور اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی بات چیت, اور اسی طرح سے دوسری طرف سے بھی دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیاں وہ بھی ہو رہی ہیں, لیکن تلخیاں بڑھ رہی ہیں. ایک طرف آپ دیکھ لیں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اسلحے کی بات کر رہے ہیں, وہ بندوق اٹھانے کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہہ دو کہ پرامن جدوجہد نہیں ہوگی. دوسری طرف سے حکومت والے پہلے بیانات دے رہے تھے کہ تمہاری جرات ہے تو تم آ کے دکھاؤ, تمہاری اوقات ہے تو آ کے دکھاؤ, اب تم آ کے دکھاؤ, تم نہیں آ سکتے. اس سے پہلے بھی یہی حکومت نے غلطی کی تھی جب ڈی پی او اٹیک اور انسانوں سے بیانات دلوائے تھے کہ پٹھانوں, پختونوں, پشتونوں, تمہارے اندر غیرت ہے تو تم آ کے دکھاؤ, 1 لاکھ بندہ لاؤ, ہم تمہیں روکیں گے, تمہیں اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے ناک ان کی رگڑ کے رکھ دی ہے, انہوں نے ان کی ناک مل کے رکھ دی ہے, ان کی آنکھوں, کانوں اور ناک سے دھوئے تھے جب پھر پٹھان آئے ہیں, تو جب ہزارے والے آئے ہیں تو یہ اس طرح کی دھمکیاں دے کے یہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں کر کے یہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. یہ وفاق اور ایک صوبے کو آمنے سامنے لا رہے ہیں, اور شاید میاں نواز شریف کا ایجنڈا یہ ہے کہ اتنی نفرتیں پیدا کر دو کہ کے پی کے کوئی اور نعرہ لگا دے, کیونکہ میاں نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ کے پی کے والے بیوقوف ہیں, یہ ہماری باتوں میں نہیں آتے. اور آپ کو پتا ہے میاں صاحب کی باتوں میں جو نہیں آئے گا, جو میاں صاحب کی جو جاہل نہیں ہوگا, میاں صاحب اس کو بیوقوف کہیں گے, کیونکہ کے پی کے والے ان کی باتوں میں نہیں آتے. تو میاں صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے بیوقوف ہیں. اگر یہ کرائٹیریا ہے تو پنجاب والوں نے بھی میاں صاحب کو نہ ووٹ دیا ہے. میاں صاحب یاسمین راشد صاحبہ سے ہارے ہیں, شہباز شریف ہارے ہیں, حمزہ شہباز عالیہ حمزہ سے ہارے ہیں, مریم نواز مہر شرافت سے ہاری ہیں. تو پھر تو ویسے تو اگر میاں صاحب کا کرائٹیریا رکھیں تو پھر تو پنجاب والے بھی بیوقوف ہیں جنہوں نے شریف خاندان کو مکمل طور پہ مسترد کیا ہے, نون لیگ کو مکمل طور پہ مسترد کیا ہے, اور پورے پاکستان سے کتنی سیٹیں ملی ہیں؟ صرف 17. سب معاملات کے باوجود 26 نومبر سامنے کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, جب خون گرتا ہے نا وہ قبر تک پیچھا تو کرتا ہے قاتلوں کا. میں کہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے ہم فرض کریں کہ پی ٹی آئی بھی خاموش ہو جائے, عدالتیں تو پہلے ہی ایگزسٹ نہیں کرتی, کچھ بھی ہو جائے, اللہ کا ایک نظام ہے, اللہ کا ایک قانون ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے, تو انصاف تو ہوگا. اب کب ہوگا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, اور آپ دیکھیں گے انصاف ہوگا, اور ہم لوگ نہیں دیکھیں گے تو شاید ہم سے اگلی نسل دیکھے. لیکن جو آج ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, ان کو نہ ملی سزا تو ان کی آنے والی نسلوں کو ملے گی. لیکن انصاف تو ہوگا, فیصلہ تو ہوگا, اور یا نہیں ہوگا تو پھر اوپر تو ایک عدالت ہے نا, جو نہ قاضی فائزی صاحب کی عدالت ہے, نہ جسٹس یحییٰ افریدی کی عدالت ہے, نہ وہاں پہ امین الدین خان جیسا کوئی جج ہوگا, نہ وہاں جمال خان مندوخیل صاحب ہوں گے, نہ وہاں نعیم اختر افغان ہوں گے, نہ وہاں پہ مسرت ہلالی صاحب ہوں گی, نہ وہاں پہ عامر فاروق صاحب ہوں گے, نہ وہاں پہ عالیہ نیلم صاحب ہوں گی. وہ اللہ کی عدالت ہے اور انصاف تو ہوگا. سپریم کورٹ کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے اندر یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ لگا رہے ہیں ٹائم بارڈ کیسز, زائد المیعاد کیسز, ٹیکنیکل بنیادوں پہ درخواستیں نمٹاتے جا رہے ہیں, فیصلے نہیں کر رہے, یعنی کیسز ڈسپوز آف کر رہے ہیں, نمٹا رہے ہیں, اور بس نمبر ایک لگوا رہے ہیں کہ اتنے آج 40 فیصلے کر لیے ہیں, 50 کر لیے. وہ فیصلے نہیں ہیں, وہ بیسیکلی وہ درخواستیں مسترد کر رہے ہیں جو ٹائم بارڈ ہیں. یعنی اگر کوئی اپیل سپریم کورٹ میں 30 دن میں آنی چاہیے تھی تو 31 دن میں آئی ہے, 32 میں آئی ہے, 33, 34, 35, 36 دن میں آئی ہے, 40 دن میں آئی ہے. تو اس بنیاد پہ اس کو ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے, نمٹایا جا رہا ہے کہ آپ ٹائم پہ آپ نہیں آئے. اس ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر یہ فیصلے نہیں ہو رہے, یہ درخواستیں مسترد ہو رہی ہیں ٹیکنیکل بنیادوں پہ. باقی آئینی بینچ تو آپ لوگ سن ہی چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں.
आईनी बेंच से, तो अभी तक कोई एक फैसला नहीं आया ऐसा जो काबिल तारीफ हो, और रिपोर्टेड जजमेंट एक भी नहीं आई। कोई एक ऐसा फैसला नहीं है जो 10 सफ़ों का लिखा गया हो, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफी हो सकते हैं? देखें, ये बातें बहुत ज्यादा होती हैं और ये फीड भी हुकूमत करती है। हुकूमत चाहती है कि किसी तरह से मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब रिजाइन करें, अभी तक तो ऐसा नहीं है। और मंसूर अली शाह साहब तो कैटेगोरिकल कह चुके हैं कि वो रिजाइन नहीं करेंगे, लेकिन हुकूमत की भी पूरी कोशिश है। अब कौन कितना कामयाब रहता है, अभी तक तो मंसूर अली शाह साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों, आयशा मलिक साहब हों, अतर मिनल्ला साहब हों, शाहिद वहीद साहब हों, ये अपने हलफ के साथ खड़े हैं। अकील अब्बासी साहब हों, ये अपने हलफ के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं और इंसाफ पे मबनी फैसले कर रहे हैं। अब कब तक ये लड़ाई लड़ते हैं, देखना है। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। काजी फायज ईसा क्या पाकिस्तान वापस आएंगे या मुस्तकिल पाकिस्तान छोड़ के? देखें, उनका कोई अता पता नहीं है, वो इस वक्त कहीं छुपे हुए हैं और कोई बता रहा है कि वो कोई उनके ससुराल कहीं रहता है स्पेन में, या पता नहीं अपनी कोई और असासे और जदादें और प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई हुई हैं, बाहर कहीं छुपे हुए हैं। लेकिन अगर वो दुनिया में कहीं भी निकलते ऐसी जगह जहां पाकिस्तानी रहते हैं, तो उनकी कोई ना कोई वीडियो आ गई होती, उनसे लोगों के सवाल करते हुए की वीडियो कोई आ गई होती, कोई ऑडियो आ गई होती, कोई तस्वीर आ गई होती, तो लगता यह है कि वो किसी बंद कमरे में पड़े हुए हैं, छुपे पड़े, या वो बाहर निकलते भी हैं तो बुरका शुरका पहन के निकलते हैं, क्योंकि तस्वीर उनकी कहीं नहीं आई और अभी तक नहीं पता कि वो मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान से दफा हो गए या वो पाकिस्तान वापस आएंगे। लेकिन उनका कहीं पर भी रहना अब मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान से बाहर भी, क्योंकि लोग उनसे सवाल करेंगे कि तुमने पाकिस्तान को तबाह किया, तुमने तो पाकिस्तान को बर्बाद किया। लोग अब भी झोलियां उठा उठा के उस घटिया इंसान को बददुआएं देते हैं कि उसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया, पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर दी। केपी के हुकूमत के हाथ में की बातें हो रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि केपी की हुकूमत को खत्म करना और गवर्नर राज लगाना इतना आसान है। पूरे पाकिस्तान में वाहिद एक सूबा है जहां पे फॉर्म 45 की हुकूमत है, जहां पे अवाम के मैंडेट की हुकूमत है, जहां स्ट्रॉन्ग हुकूमत है। केपीके के हालात आपके सामने हैं, जो वहां पे दहशतगर्दी की सूरत हाल है, जो वहां के लोगों की इस वक्त नफरत है इस निजाम के हवाले से। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि केपीके हुकूमत को खत्म किया जा सकता है या अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया जा सकता है। ये गिद्दड़ भभकी हैं, अपने जो है ना वो घटिया किस्म के, नीच किस्म के, गलीज किस्म के मकरू किरदार, छोटे छोटे चमचे कड़छे जो रखे हुए हैं, उनके जरिए ये बातें की जाती हैं। इन घटिया किरदारों को कहना कि ये जो जिनकी आगे जबान बोलते हैं उन्हें कहना लगाए ना गवर्नर राज, अगर इतना तपड़ा लगाए गवर्नर राज, साइड पे करें केपी की हुकूमत को, लेकिन इतनी औकात नहीं है, ये नहीं हटा सकते केपी की हुकूमत को। ये केपी की हुकूमत को हटाएंगे तो ऐसे ही है, तो कहते हैं ना कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ आ जाता है। तो अगर इन गीदड़ों की मौत आई हुई है, सियासी मौत आई हुई है, तो ये केपी की हुकूमत को खत्म करके दिखाएं, इनको लग पता जाएगा। सिविल नाफरमानी तहरीक का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? लेकिन सिविल नाफरमानी की तहरीक में एक ही चीज है, और वो है कि ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस ना भेजें। ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, और जिसका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है वो इस वक्त इमरान खान का सपोर्टर है, वो इमरान खान का हामी है, तो वो इमरान खान के साथ है। 99% ओवरसीज पाकिस्तानी। तो मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान आप फाइनली अनाउंस कर देते हैं, कुछ दिन के लिए मौखर किया है, तो अच्छा खासा डेंट पड़ेगा, अच्छा खासा फर्क पड़ेगा रेमिटेंसेस में, और वो जो फर्क पड़ेगा उससे ये घुटनों पे आ जाएगी हुकूमत, जो है ना वो ओवरसीज पाकिस्तानी को गद्दार कहते हैं, दुश्मन कहते हैं और झूठ बोलते हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में बकवास करते हैं ये लोग। वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं, पैसा भेजते हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान को का अरूज देखना चाहते हैं, तरक्की देखना चाहते हैं और बड़े मकाम और मर्तबे पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, और इसीलिए वो बाहर कोशा हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, जो ये जबान समझते हैं, वो जबान उधर से कहलवाई जाए बाहर से, और ताकि ये पाकिस्तान को ऊपर थोड़ा सा को रहम करें। इमरान खान के इस वक्त आखिर क्या मुतालबात हैं? इमरान खान के 4 मुतालबात हैं, बड़े सिंपल से, और इसमें कोई गलत चीज नहीं है। पहला इमरान खान का यह है कि 9 मई के ऊपर आजादाना कमीशन बना दें, या अफरीदी साहब पे मुश्तमिल कमीशन, या अफरीदी साहब पे तो आपका एतमाद है। दूसरा इमरान खान का है 26 नवंबर पे कमीशन बना दें। तीसरा यह है कि 8 फरवरी के ऊपर कमीशन बना दें। पहले एक इमरान खान कहते थे कि वो जो रजीम चेंज हुआ उसको बना दें, वो तो खैर पुराना हो गया है। मेन ये 3 चीजें हैं, आप 8 फरवरी के ऊपर कमीशन बना दें, आप 9 मई के ऊपर बना दें, आप 26 नवंबर के ऊपर बना दें। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे हक में फैसला दे दो, वो ये भी नहीं कह रहा कि इस पे मुश्तमिल, वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पे मुश्तमिल बना दें आप, या अफरीदी साहब, मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब, आयशा मलिक साहबा और शाहिद वहीद साहब पे मुश्तमिल कमीशन बना दें, अकील अब्बासी साहब, शहजादा अहमद खान साहब, इन पे मुश्तमिल कमीशन बना दें, और वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और उसकी लाइव प्रोसीडिंग करें, पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया देखे। खान के पास इस वक्त कौन कौन से कार्ड बचे हैं? सारे कार्ड इमरान खान के पास हैं, क्योंकि अवाम उसके साथ है, हर कार्ड उसके पास है, क्योंकि लोग उसकी कॉल पे निकलते हैं,
सीधी गोलियां चली फिर भी लोग निकले। आज इमरान खान फिर ऐलान कर दे फिर लोग निकलेंगे। तो इमरान खान सारे कार्ड इमरान खान के पास हैं। इमरान खान इनकी तबीयत साफ करेगा। अभी इनको अंदाजा नहीं है कि आगे इमरान खान इनके साथ क्या करने जा रहा है। हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान इनको चोट करेगा। हर आने वाले दिन के साथ इनके सियासी सर के ऊपर वो चोटें मारेगा और इनके दिमाग ठिकाने लाएगा, इनके घेरा तंग करेगा। इमरान खान था, सियासी तौर पे है और सियासी तौर पे होगा। ये जो खत्म शुद वाले हैं इनको लग पता जाएगा। ये थोड़ा सा इंतजार करें, इमरान खान कुछ बड़े ऐलानात जल्द करने वाले हैं। क्या एक और लॉन्ग मार्च भी हो सकता है? बिल्कुल ये है, और इसमें जो मुख्तलिफ आरा हैं इस वक्त, एक ये है कि फरवरी में इसको प्लान किया जाए, एक है कि नहीं आप बड़ी क्लैरिटी के साथ आप एक चीज कहें कि इस तारीख तक हम ये डेडलाइन है, इस तारीख तक इस चीज की डेडलाइन है, इस तारीख तक इस चीज की डेडलाइन है। और फिर राय ये है कि फाइनल लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद की तरफ वो ईद के बाद यानी माह रमजान के बाद वो एक मार्च जो है वो किया जाए इस्लामाबाद की तरफ। और वो ना तो 8 फरवरी के मैंडेट की वापसी के लिए होगा, ना 9 मई पे कमीशन के लिए होगा, ना 26 नवंबर पे कमीशन के लिए होगा, बल्कि वो हुकूमत के खात्मे के लिए होगा, चोरों डाकू लुटेरों को इक़्तिदार से निकालने के लिए होगा। तो ये इस वक्त राय एक है, देखते हैं इमरान खान क्या करते हैं। लेकिन इमरान खान नजर ही आ रहा है कि बड़े ऐलानात करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।